हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स। तो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स भी एक मध्यवर्ती होता है। और जो मुक्त मूलक है वो एक ऐसी स्पीसीज है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, नेगेटिव चार्ज ना ही पॉजिटिव चार्ज। और ये एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि वे स्पीसीज जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह समविदलन यानी होमोलिटिक क्लीवेज से प्राप्त होने वाली स्पीसीज है। तो मुक्त मूलक क्या है? मुक्त मूलक एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका जो निर्माण है वो समविदलन के दौरान या समविदलन के द्वारा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, समविदलन क्या होता है? समविदलन यानी जो हमारा क्लोरीन एटम है, यदि हम इसका समविदलन करें, समविदलन क्या होता है? समविदलन में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये दो सारे के इलेक्ट्रॉन द्वारा बना हुआ है। क्योंकि एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास। दूसरे क्लोरीन के साथ में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने जो बॉन्ड बनाया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यदि इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए और तोड़ने पर यदि ये इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित हो जाएं, अर्थात एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाए और दूसरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाए, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं मुक्त मूलक। यानी मुक्त मूलक क्या होते हैं? जिनमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन की जो विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे। विषम संख्या में भी है परंतु, और उसके साथ साथ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्लोरीन एक क्या है? क्लोरीन मुक्त मूलक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये होता है कि यदि CH3Cl का संविदलन कराया जाए, तो सादे का जो इलेक्ट्रॉन है, यदि सादे के इलेक्ट्रॉन को समान रूप से वितरित कर दिया जाए, अर्थात जो CH3 का इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, उस कार्बन के पास चला जाए, और जो Cl का था वो Cl के पास चला जाए, तो इसका जो निर्माण होता है, इसका जो नाम होगा वो होगा मिथाइल फ्री रेडिकल्स यानी मिथाइल मुक्त मूलक। और ये होगा हमारा क्लोरीन मुक्त मूलक। इसके इलेक्ट्रॉन जो हम देखते हैं कार्बन के, वो इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, विषम इलेक्ट्रॉन की है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है। इसके बाद हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो जो विशेषताएं होती हैं वे भी लगभग कार्ब एनायन या कार्ब कैटायन के लगभग जैसी ही होती हैं। जैसे कि इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ साथ में ये बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ ये अधिक क्रियाशील होते हैं। यानी कि जो मुक्त मूलक होते हैं, इसकी पहली जो विशेषताएं हैं वो ये है कि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही 100%, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ ही ये अत्यधिक क्रियाशील भी होंगे। और इतना तक क्रियाशील होंगे, इतना तक इनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए। और इनकी जो आयु होती है वो बहुत कम होती है। इनकी जो आयु होती है, एज होती है, इनकी आयु बहुत कम होती है।
इनकी जो आयु है वो बहुत ही कम होती है। इसका दूसरा स्टेप हम देखते हैं, तो ये पराये कैसे होते हैं, ये पराये विद्युत उदासीन होते हैं, ये पराये विद्युत उदासीन होते हैं। तो बच्चे इसमें हम देखते हैं कि उदासीन किसको बोलते हैं। उदासीन एक ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर अर्थात या तो ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज। जब किसी कोई भी आवेश नहीं होता पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस चीज़ को हम उदासीन बोलते हैं। तो मुक्त मूलक में तो देखो कोई चार्ज है ही नहीं, ना तो प्लस ना ही माइनस। मुक्त मूलक की बस एक खास बात है कि इसमें केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो सबसे बड़ा फैक्ट है उसका ये है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय क्या होते हैं, अनुचुंबकीय में होते हैं या वे पदार्थ हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, अर्थात सभी पेयर नहीं होते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनको हम अनुचुंबकीय बोलते हैं। उसके बाद इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण क्या होता है, मुक्त मूलक का वर्गीकरण। मुक्त मूलक का वर्गीकरण। तो बच्चों मुक्त मूलक भी 3 प्रकार के ही होते हैं। जैसे फर्स्ट मुक्त मूलक हमारा होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। प्राइमरी मुक्त मूलक या 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। 1 डिग्री किसको बोलते हैं, जब कार्बन एटम डायरेक्ट दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है। यदि ये जो कार्बन एटम है 2 कार्बन से जुड़ा होता है, यानी 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स। और यदि जो हमारा कार्बन है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। 3 डिग्री मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक भी 3 प्रकार के ही होते हैं, कार्बोकैटायन भी 3 प्रकार के होते हैं, कार्ब एनायन भी 3 प्रकार के होते हैं। और ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों ही एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो बच्चे इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर। फ्री रेडिकल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जो फ्री रेडिकल्स की जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देखते हैं कि देखिए फ्री रेडिकल्स की जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये होती है हमारी फ्री रेडिकल्स की जो स्ट्रक्चर है, ये देखते हैं 3 सिग्मा बंध है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3 सिग्मा बंध है और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी सिग्मा बंध की जो संख्या है, सिग्मा बंध 3 होते हैं और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु इसमें यानी मुक्त मूलक में क्या होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। कोई भी लोन पेयर नहीं होते हैं, जिस कारण इनका जो संकरण है वो कैसा होगा। संकरण किस पर डिपेंड करता है, कक्षकों पर, कक्षकों की संख्या पर। तो कितने कक्षक है इसके अंदर, 3, तो संकरण कैसा हो जाएगा sp2, 1s और 2p। 1s 2p होने के साथ साथ में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो sp2 संकरण होगा। और sp2 संकरण होने के साथ साथ में ही जो इसकी आकृति है, शेप है, ज्योमेट्री है, इसकी जो आकृति है या ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यानी त्रिकोणीय समतल होती है। और त्रिकोणीय समतल होने के साथ साथ में ही इसका जो संकरण होगा वो sp2 संकरण होगा। मुक्त मूलक की यदि हम स्टेबिलिटी देखते हैं, तो स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें 2 चीज़ और पढ़नी होती हैं इसके अंदर, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस।
रेजोनेंस बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अनुनाद किसको बोलते हैं। अनुनाद भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, क्योंकि अनुनाद के द्वारा ही हम स्टेबिलिटी का अध्ययन करते हैं किसी भी कंपाउंड्स की या किसी भी स्पीसीज की। जैसे स्पीसीज की हम देखते हैं, जो हमारा फ्री रेडिकल्स है इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। मुक्त मूलक का स्थायित्व, स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी। कौन सा मुक्त मूलक अधिक स्टेबल होता है। जैसे कि एक मुक्त मूलक हमारे पास होता है बेंजाइल मुक्त मूलक, और एक मुक्त मूलक हमारे पास होता है एलाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल्स। बेंजाइल फ्री रेडिकल्स और एलाइल फ्री रेडिकल्स लगभग समान या सेम स्टेबल होते हैं, सेम ही स्थायित्व होता है इनका। उसके बाद हम देखते हैं R3C, उसके बाद R2C और उसके बाद RCH2 R2CH2, उसके बाद देखते हैं हम R3C R2CH और उसके बाद है हमारा RCH2 और उसके बाद है हमारा CH3 फ्री रेडिकल्स। तो CH3 यानी प्राइमरी जो फ्री रेडिकल्स है वो सबसे कम स्टेबल होता है, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। उसके बाद टर्सरी फ्री रेडिकल्स का स्थायित्व अधिक होगा, उसके बाद सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स का स्थायित्व उससे कम होगा, उसके बाद प्राइमरी का उससे कम, और सबसे कम जो होता है वो हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो सबसे कम होता है। स्टेबिलिटी हमेशा किस पर डिपेंड करती है, तो जो हमारा स्थायित्व है वो किस पर निर्भर करता है, रेजोनेंस यानी अनुनादी संरचनाओं पर, स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादित संरचनाओं पर। अनुनादित संरचनाओं पर स्थायित्व जो है वो हमारा निर्भर करता है। और उसके बाद यह अति संयुग्मन पर भी निर्भर करता है। अति संयुग्मन और अनुनाद को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अति संयुग्मन और रेजोनेंस के द्वारा ही हम किसी भी कंपाउंड्स की मोस्टली ज़्यादातर स्टेबिलिटी का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे अधिक जो स्टेबल होता है वो हमारा होता है बेंजाइल और एलाइल फ्री रेडिकल्स। तो मुक्त मूलक का जो स्थायित्व है, जो उसकी बनने की जो सुगमता है, वो इलेक्ट्रॉन की बंद ऊर्जा पर भी निर्भर करती है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि मुक्त मूलक के बनने की सुगमता यानी जो मुक्त मूलक है उसके जो बनने की सुगमता है वह कितनी आसानी से कब बनता है, जब बंद वियोजन ऊर्जा कम हो। जब बंद वियोजन ऊर्जा कम, जितनी बंद वियोजन ऊर्जा कम होगी उतना ही फ्री रेडिकल्स बहुत सुगमता है यानी बहुत आसानी से बनेगा। जैसे एक तो हम देखते हैं प्राइमरी, एक तो हम देखते हैं टर्सरी फ्री रेडिकल्स, और एक हम देखते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल्स। मिथाइल फ्री रेडिकल्स और उसके बाद एक देखते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा, जैसे यदि इससे हम कौन सा मुक्त मूलक बना सकते हैं, टर्सरी मुक्त मूलक, और इससे बना सकते हैं मिथाइल मुक्त मूलक। तो मिथाइल मुक्त मूलक जो बनता है वो ज़्यादा अधिक सुगमता से बनेगा, क्योंकि जो इसकी बंद वियोजन ऊर्जा है वो बहुत ही कम है। बंद वियोजन ऊर्जा कम होने के साथ साथ में ही यह बहुत ही आसानी से बनेगा। और जो हमारा टर्सरी मुक्त मूलक है, टर्सरी जो मुक्त मूलक बनता है
इसकी बंद ऊर्जा अधिक होने के साथ साथ में यह बहुत ही आसानी से नहीं बनेगा। तो मिथाइल जो फ्री रेडिकल्स है वह बहुत ही आसानी से बनता है, और इसका जो स्टेबिलिटी है बेंजाइल कार्बोनाइन की बेंजाइल जो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी है वो अधिक होती है। किसके कारण? अनुनादित संरचनाओं पर, यानी कि जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन कंपाउंड्स में इस पूरी श्रेणी में सबसे अधिक होगी। तो बच्चों आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स। तो मुक्त मूलक क्या होते हैं? मुक्त मूलक हमने पढ़ा है कि मुक्त मूलक एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और सबसे जो मुख्य बात है इसकी वो ये है कि यह समविदलन से प्राप्त होते हैं। समविदलन का मतलब होता है जो सारे के इलेक्ट्रॉन हैं वे सारे के इलेक्ट्रॉन यदि समान रूप से परमाणुओं पर वितरित हो जाएं तो इस प्रकार के विदलन को ही हम समविदलन बोलते हैं। और यह एक सबसे जो खास बात है, यह एक उदासीन स्पीसीज होती है। तो थैंक यू सो मच बच्चों।